कि मैं बड़हरा के बच्चों को बोला कि कोई भी बच्चा को अगर खेल की कोई भी सामग्री चाहिए, आप निस्वार्थ मुझे संपर्क करें और टीम के साथ, साइज़ के साथ कस्टमाइज़ होके आपको सामान मिलेगा। मैंने उन बच्चों को दिया और उस बच्चों से उस गद्दे से काम भी हुआ। हमारे गद्दे से खेल के लड़के से 500 लड़के बहाल हुए और मेरा मकसद है कि हमारे बड़हरा के किसान को सुदृढ़ करना है। हर किसान, किसान नहीं उद्योगपति कहलाए। बिहार में जो विकास की गति है, इतनी तेज़ी गति से बढ़ रही है, उसे और आगे बढ़ाना है, उसे रोकना नहीं है। उसी विकास की गति में फैक्ट्री लगाई है बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। तो आज हमारे साथ है बीजेपी के नेता अजय सिंह, जाने माने उद्योगपति हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये सोच रहे हैं, क्या रणनीति है, क्योंकि युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं, बहुत काम करते हैं उनके लिए और खेल के क्षेत्र में तो एक अलग ही काम कर रहे हैं जिससे युवा जो है वो बहुत खुश है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्ते। सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि आप एक उद्योगपति है, कारोबारी, अच्छा खासा कारोबार चल रहा है आपका, तो अचानक से ये राजनीति में आना क्यों? नहीं, राजनीति में नहीं आ रहा हूँ मैं समाज सेवा के लिए हूँ और मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। और बिहार में समाज सेवा को राजनीति कहते हैं लोग। तो मैं सच्चा सेवक हूँ और मैं बिहार में उद्योगपति मैं नहीं हूँ। उद्योगपति लोग कहते हैं, मैं अपने आप को उद्योगपति नहीं कहता। हाँ, मैं चूँकि यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने कल कारखाने यहाँ लगाए हैं, लोगों को रोज़गार मुहैया कराता हूँ मैं। ये मेरा मकसद रहता है और मेरा प्लानिंग भी है कि मैं 2027 तक कम से कम 20,000 लोगों को मैं यहाँ नौकरी अपनी कंपनियों में दूँगा। तो ये मेरा प्रयास रहता है और लगातार मैं करीब यहाँ पिछले 5-7 वर्षों से, चूँकि मेरा गांव है, ये पूरा बड़हरा क्षेत्र हमारा गांव है, तो गांव के लोगों को कैसे मैं आगे लाऊं, जो पीछे छूट रहे हैं, कोई गरीबी में है, कोई दिक्कत में है, तकलीफ़ में है, तो मुझसे देखा नहीं जाता। तो उन्हें कैसे मैं खींच के आगे लाऊं, उनको सक्सेस कराऊं, उनको घर में रोज़गार मुहैया कराऊं, ये मैं काम करता हूं। अक्सर हमने आपको देखा है कि आप जो युवा हैं उनके लिए गद्दे मुहैया कराते हैं, खेल के इंस्ट्रूमेंट देते हैं, यानी खेल के प्रति आपकी कुछ अलग ही रुचि है। तो आप खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? नहीं, खेल के लिए बढ़ावा, मैं खेल के लिए ही केवल नहीं है, चूँकि युवाओं का बात ज़्यादा आगे आता है। तो अ, युवाओं को तो कुछ नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि मैं कैसे खेल के आगे बढ़ूँ, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को दरोगा बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, तो उनको वही चीज़ चाहिए। वो चीज़ घर में मुहैया नहीं होता। अगर उनके घर जीवन में या गाँव में टीम्स नहीं है, आज गाँव में खेल के स्टेडियम्स नहीं है, तो बहुत परेशान रहते हैं वो लोग। घर में लोग बच्चों को कपड़े सिलवा देते हैं, लेकिन खेल की सामग्री नहीं देते। आपने देखा होगा, आप भी बच्चे रहे हैं, तो नहीं मिलता। तो बच्चे उसको लिए मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैंने ही कह दिया था 2020 के चुनाव में, जब मैं 2020 के चुनाव में मैं बड़हरा में जब घूमा था, तो कुछ सीन मुझे मिला कि कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि देखिए ना भैया, 2015 के चुनाव के समय में हम लोग को भोली भर और ये बांटा गया था, और जब वो चुनाव एगो हार गए तो हम लोग पूरा खोल के ले गए, नेट भी खोल के ले गए सब। तो ऐसा सुना, मैं शॉक्ड हो गया कि ऐसा भी होता है क्या? अरे 1000-2000 रुपये का किट होगा। तो मैंने उसी समय प्रण लिया कि मैं बड़हरा के बच्चों को बोला कि कोई भी बच्चा को अगर खेल की कोई भी सामग्री चाहिए, आप निस्वार्थ मुझे संपर्क करें और टीम के साथ, साइज़ के साथ कस्टमाइज़ होकर आपको सामान मिलेगा और मिल रहा है। अभी तक ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई टोला नहीं है जिन बच्चों के पास हमारा खेल की सामग्री नहीं होगा। जिन्होंने डिमांड किया, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, आवेदन लिखा, उनको मिला। अभी पिछले 1 साल से यहाँ पे होमगार्ड की बहाली, आर्मी की बहाली, सिपाही की बहाली में एक नया आया कि हमें हाई जंप गद्दे पे करना है, एक अलग से कुछ आया। तो उन लोगों ने गद्दे की मांग चालू करी, कहीं मिल नहीं रहा था। कोई देख रहा हो बच्चे पुआल के ढेर बना करके बोरा में बांध के उस पर जंप कर रहे हैं, किसी चोट लग रहा है, जख्मी हो रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझसे डिमांड किया कि भैया हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हमको गद्दा व्यवस्था कर दीजिए, कैसे ही बनवा दीजिए। फिर हमने देखा कैसे गद्दा बनेगा, फिर हमने उससे एक्सपेरिमेंट कराया। फिर गद्दा हमने आरा में एक दुकान पे बनवाया और एक पहले गद्दा दिया, उसके बाद वो लगातार गद्दा का डिमांड बढ़ गया, तो हमने करीब 65 गद्दे दिए। एक गद्दा करीब 35 से 40 रुपये पड़ता था। तो पैसे की बात नहीं है, लेकिन मैंने उन बच्चों को दिया और उस बच्चों से उस गद्दे से काम भी हुआ। हमारे गद्दे से खेल के लड़के से 500 लड़के बहाल हुए।
तो ये सफलता है, ये काम है, ये काम हुआ, बच्चों को इच्छा की पूर्ति किया हमने। तो ये तो हुआ बच्चों को खेल के लिए। और मेरा हमेशा मकसद रहता है कि देखिए, जब तक हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र नहीं खेलेगा, बच्चे नहीं खेलेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। खेल से केवल खेल ही नहीं, उनके मानसिक विकास होता है, उनकी आर्थिक भी सुदृढ़ता आती है, डिसिप्लिन बनता है और वो कुछ उनके अंदर में इच्छा जागृत होता है आगे बढ़ने के लिए। मोरल भी मोटिवेट होते हैं, तो ये सब करने में अच्छा लगता है और उनको मोटिवेट होना चाहिए, काफ़ी लाभ होता है उससे। युवाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं आप, खेल के लिए भी बहुत कर रहे हैं। आज भी आपने फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया था। आप कभी फुटबॉल खेले हैं या क्रिकेट या फिर कोई भी गेम आप खेले हैं? हाँ, बिल्कुल, हम तो कबड्डी खेलते थे। अपने स्कूल में मैं बिराहपुर स्कूल पढ़ता था, तो कबड्डी खेला, फुटबॉल भी खेलता था मैं। लेकिन हाँ, खेल में ऐसा कुछ बड़ा काम मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा रहता है विचार कि कैसे बच्चों को खिला के आगे बढ़ाऊँ। ये खेल की बहुत सारी प्रेरणाएँ हैं। जब कोरोना काल आया था ना, तो कोरोना काल में लोग घर में दुबक गए और बच्चे मोबाइल पे गेम खेलने लगे और सैकड़ों मोबाइल पे गेम के ऐप्स आ गए। तो बच्चे ना घर में सिकुड़ से गए थे। उनको कैसे घर से बाहर निकाला जाए, फिर मैदान में लाया जाए, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मिशन था। उसके लिए चूँकि मैं घर से सीखता हूँ, मेरे बच्चे ही मैं देखा कि दिन भर घर में लूडो खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो हुआ कि कैसे उनको बाहर लाएँ, तो खेल के लिए मैं उनको बाहर लेके आया और ये बहुत अच्छा काम है, खिलाना चाहिए बच्चों को। अगे अभी आपको कोई बोले कि चलिए क्रिकेट खेलते हैं तो क्या आप क्रिकेट खेलता बैटिंग करें क्या बॉलिंग? मैं बैटिंग करता हूँ मैं रोज़ बैटिंग करता हूँ। जब भी खेल को जहाँ मौका मिलता है मैं बैटिंग करता हूँ और मैं तो फील्ड में जो मेरा कैच पकड़ लेगा इनाम 500 रुपये मिलता है उनको। फिलहाल बैटिंग तो आप राजनीति के क्षेत्र में कर रहे हैं। अगर फैक्ट्री की बात करें तो लोग कहते हैं आप उद्योगपति हैं, उद्योग लगा रहे हैं। अगर इसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, मैं चूँकि बिहार में मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ। मेरे मेरी देखिए, बिहार में मैंने 2022 में इथेनॉल की फैक्ट्री का शिलान्यास किया बक्सर के नवानगर में और हमारा 2024 से प्रोडक्शन चालू हो गया। 200 करोड़ की लागत से मैंने फैक्ट्री लगाई इथेनॉल का। वहाँ करीब 1000 से ऊपर लोग जॉब करते हैं। फिर हमने वहीं पे एक राइस मिल जो है, बड़ा राइस मिल का शिलान्यास किया। फिर सॉल्वेंट प्लांट लगाया, फिर हमारा सीबीजी का प्लांट, फिर से फ्लावर मिल। तो ये सारी इंडस्ट्रियाँ हम बिहार में विकसित किए हैं और लगभग चूँकि मुझे रोज़गार लोगों को देना है, बच्चों को हमें बताया था कि रोज़गार देना है। अभी तक हमने बिहार में अपने क्षेत्र के लोगों को करीब 4000 लोगों को मैंने जॉब दिया है, नौकरी दिया है और मेरा मकसद है कि कैसे लोगों को रोज़गार मुहैया कराएँ। अगर चुन के आते हैं तो कितनी फैक्ट्री लगवाने का लक्ष्य रखा है आपने? अब मैं तो खुद लगाऊंगा। अब वो तो मेरा वो तो अलग कंपनियां हैं करेंगी, दूसरों को लाएंगे। मुझे बड़हरा क्षेत्र में गांव-गांव में अभी मेरा एक अलग से योजना चल रहा है एक प्लांट लगाने का। उसका काम है फ्रोजन प्लांट। जैसे कि हमारे यहाँ मटर छेमी की बहुत खेती होती है और जैसे ही हमारे यहाँ मटर छेमी बाहर टूट के आता है तो उनका फसल की कीमत 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया हो जाता है। किसान परेशान हो जाते हैं, मतलब कि तोड़ने के लिए मजदूरी चार्ज नहीं मिलता है। तो मैंने एक स्कीम निकाला है कि कोई भी किसान अगर इस रेट से नीचे अगर मार्केट में बिकता है तो उनको नहीं बेचना, वो आप मुझे दे दीजिए। अब मैं उसको क्या करूँगा, मशीन में फ्रोज़न करके और उसको बड़े-बड़े 5 स्टार्स में भेजूँगा और उसके लिए उद्योग भी मिलेगा। चूँकि हर गाँव में महिलाएँ काम करेंगी, तुड़ के आएगा, छिलके हटाने हैं, अब फ्रोज़न मशीन में जाएगा, फिर पैकेजिंग होगा उसको। भोजपुर का एक ब्रांच बनेगा, भारत प्लस मटर, ग्रीन मटर चिप्स होगा और उसको सेल करेंगे। तो अलग-अलग इंडस्ट्री हम काम करने के मोड में हैं, चूँकि किसान को कैसे लाभ हो वो मुझे काम करना है, उनको नुकसान नहीं करना। जैसे मैं फ्लावर मिल लगा रहा हूँ, तो फ्लावर मिल का मकसद है कि इस बार नया जो क्रॉप आएगा मक्का, गेहूँ का, तो गेहूँ मैं पूरे बड़हरा के गेहूँ क्रय करूँगा। मुझे 1.5 लाख टन मेट्रिक टन साल में गेहूँ का खपत है। तो जो भी हमारे क्षेत्र में गेहूँ का क्षेत्र होता है, तो जो भी गेहूँ होगा डायरेक्ट किसानों से क्रय होगा और पंचायतों में होगा और पंचायत में भी उसके लिए जॉब मिलेगा। जो भी हमारे लोग बहाल होंगे, नौकरी करेंगे कि पूरे किसानों से खरीद करके एक जगह इकट्ठा करें, फिर फैक्ट्री भेज दें। तो ये पूरी हमारी तैयारी है कि और डायरेक्ट कोई इसमें ब्रोकर नहीं होगा, कोई बिचौलिए नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है, किसान का हमारे पास मटेरियल आते-आते 10 रुपये ऐड हो जाता है। तो वो पैसा 10 रुपया अगर किसान को जाए तो फ़ायदा है। मुझे किसान को सुदृढ़ करना है। किसान के घर में आज किसान की हालत ऐसी है कि अगर किसान के घर में बेटी की शादी करनी है तो ज़मीन बेचना है, कर्ज मांगना है। ऐसा क्यों? मैं देखता हूँ किसी बच्चे को पढ़ाना है तो कर्ज मांगना है। तो किसानों की दुर्दशा ये है, किसान अपने आप को आगे आने नहीं देना चाहते। किसान कहते हैं मैं खेती नहीं करूँगा, 1500 रुपये गाड़ के नौकरी कर लूँगा। ये स्थिति है। मुझे इसे ठीक करना है। मुझे पैसा कोई नहीं खाएगा, खाएगा अन्न। मुझे मैंने बोला है कि हर किसान को जिसके पास ज़मीन है उसको मासिक आय मंथली आय कम से 30 से 35 हज़ार मैं कराऊँगा।
ये मेरा मकसद है। उनको योजनाबद्ध तरीके से खेती कराना, उसे खेती को सिखाना, ट्रेनिंग देना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना कि आप जो फसल लगा रहे हैं वो फसल हम आपका खरीद लेंगे। इस तरह की प्लानिंग करनी, ये पूरा मेरा स्कीम है। मैं करूँगा इस तरह से काम। किसानों के लिए आपने चौपाल लगाई है, किसानों के लिए भी आपने काम किया, लेकिन फिलहाल महिलाओं के लिए क्या सोच रहे हैं आप कि उनके लिए क्या करना है? क्योंकि ये इस वक्त आप देख सकते हैं नीतीश सरकार महिलाओं के लिए अलग अलग जो योजना है चला रही है, तो आप महिलाओं के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए मैं बताऊं पहले, मैं किसानों के लिए चौपाल नहीं लगाया, मैंने सम्मेलन कराया बहुत अच्छा, और उनको किसानों को रूबरू कराया मैंने वैज्ञानिक से। और हर गांव में मुझे जाने का भी प्लानिंग है कि हर गांव में किसानों का मैं वैज्ञानिक से रूबरू कराऊंगा कि उनको कैसे फसल की आय बढ़े। और मेरा मकसद है कि हमारे बड़हरा के किसान को सुदृढ़ करना है। हर किसान किसान नहीं उद्योगपति कहलाए। किसान से बड़ा कोई उद्योगपति नहीं है, ये मेरा मानना है। मैं इंडस्ट्रिस्ट हूँ, मेरे फैक्ट्री में मैं गेहूँ से आटा मैदा बना सकता हूँ, गेहूँ पैदा नहीं कर सकता। गेहूँ किसान ही पैदा करेगा, वहीं से आएगा। और रही बात महिलाओं का, तो देखिए अभी महिलाओं के लिए मैं हमेशा काम करते रहता हूँ। महिलाओं के रोजगार के, महिलाओं घर को महिलाएं संभालती हैं। मैं भी यहाँ निश्चित घूम रहा हूँ तो मेरी घर धर्मपत्नी घर में पूरा घर चूल्हा चौकी संभाल रही हैं। तो महिलाओं को कैसे आमदनी बढ़े, कैसे आर्थिक सुदृढ़ हो, उसमें लगातार काम कर रहा हूँ। महिलाओं को सिलाई के लिए व्यवस्था, अभी उनके लिए मैं अलग अलग योजनाएं ला रहा हूँ, कैसे घर घर में रोजगार उद्योग लगवाऊँ। जैसे पापड़ उद्योग हुआ, हमने एक मिट्टी का चूल्हा का उद्योग का प्लानिंग किया हमने कि गाँव गाँव में लगवाऊँगा मैं, क्योंकि हमारे हर गाँव को ना छोटे मोटे उद्योग से जोड़ना होगा। जब तक उद्योग हम नहीं लाएंगे तब तक सफलता हासिल नहीं होगा, किसी को पैसे देने से नहीं होगा। अभी सरकार देखिए इतना बढ़िया नीतीश कुमार जी ने किया है कि कोई भी उद्योग करना चाहता है फॉर्म भरिए, आपको 10,000 रुपये मिलेगा। 10,000 नहीं, 2 लाख मिलेगा। 10,000 पहली किस्त है उनको मिलने का। अगर आप अच्छा से काम करते हैं तो फिर अगली किस्त आपको मिलेगी उनके हिसाब से। तो सरकार भी मुहैया करा रही है, हम लोग भी कर रहे हैं प्रयास, लगातार प्रयास चल रहा है। हमने भी आप ही के चैनल में कवर किया था, हमने अपने बच्चे बच्चियों को 10वीं 12वीं के बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। उसमें बच्चियाँ थी, काफ़ी खुश हुई। अब बच्चियों का कहना था कि हमको कॉलेज चाहिए। वो बहुत भावुक हो गई बच्चियाँ कि हम लोग 12वीं पास कर लिए हैं, आगे पढ़ने का मन है, कॉलेज नहीं हम लोग यहाँ, अब हमारे बाबू जी शादी कर देंगे। बड़ी दुखी मन से फिर हमने योजना बनाया कि उनके लिए कॉलेज खोलूँगा। अब कॉलेज का ज़मीन का चयन भी हमने कर लिया। हमने यूनिवर्सिटी से बात करी बीसी से, तो बोले कि 3 एकड़ ज़मीन लगेगा, आपको कॉलेज की अनुमति दिलाई जाएगी। तो इस पर मैं काम कर रहे हैं। चूँकि अभी मैं कोई सरकार में तो हूँ नहीं, लेकिन अपने स्तर से जो हो पाता मैं करता हूँ। अनेक प्रकार की योजनाएं मेरी चल रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पर हम लोग डालते रहते हैं। अभी हमारे जैसे कि सही से समाज में समरसता लाई जाए। अभी आपने देखा होगा अयोध्या यात्रा के बारे में आपके यहाँ भी चल रहा है, आ रहा है। तो आज भी मैं चूँकि विलम्ब से यहाँ आया, मैच टूर्नामेंट था, तो अयोध्या यात्रा के लिए मैं हरी झंडी दिखा के आया। वहाँ से करीब 100 लोग आज भी गए यात्रा करने, परसों भी गए थे। हर दूसरे दिन मैं यहाँ से 60 साल से ऊपर के लोग जो जिनके मन में इच्छा था कि मुझे अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करना है, एक बार करना है, और नहीं जा पा रहे, समर्थ नहीं है, और नहीं समर्थ भी है तो उनके साथ साधन नहीं है कि चले जाएं, ना कोई साथी है लेके जाने वाला। तो मैंने साथी बन के, कोई बेटा बन के उनको अयोध्या दर्शन करा रहा हूँ। अभी तक 2500 लोग से ज़्यादा यात्रा कर चुका, दर्शन कर लिया। सिटिंग विधायक बीजेपी के हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, 5 सालों से विधायक हैं, यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। आपने बीजेपी को क्यों चुना? क्योंकि ऑलरेडी उनका विधायक यहाँ पे है। नहीं, विधायक है उससे मतलब नहीं है। देखिए ये तो हर 5 साल पे जनता तय करती है, पार्टी तय करती है किससे लड़ाना किससे नहीं लड़ाना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। हर 5 साल पे जनता को चुनने का अधिकार होता है। अब मैं बीजेपी पार्टी का कट्टर सिपाही हूँ। मैं 1992 से बीजेपी का मेंबर हूँ और 1990 से संघ के लिए काम करता हूँ। तो मेरे को जरा सा भी वो नहीं है। अब पार्टी अगर मुझे कहेगी चुन के आना है, मैंने कहीं कहा नहीं मुझे चुन के आना है। पार्टी अगर मुझे दायित्व देगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं अपनी भाजपा की बात को, जो हमारे मोदी जी और नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, उसको जगह जगह पहुँचा रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिहार में जो विकास की गति है, इतनी तेज़ी गति से बढ़ रही है, उसे और आगे बढ़ाना है, उसे रोकना नहीं है। उसी विकास की गति में उन्होंने फैक्ट्री लगाई है बिहार में। लगातार हम इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, रोड रास्ते बन रहे हैं, सब काम हो रहा है। हमें उस गति को आगे बढ़ाना है, मैं बाधक नहीं हूँ। और रही बात पार्टी में कोई विधायक का, तो काम कर रहे हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर पार्टी मुझे कहेगी कि आपको चुन के आना है तो मैं आऊँगा लड़ने के लिए।
आपको लगता है कि जो सिटिंग विधायक है उनके आगे आपको पार्टी चुनेगी? अभी पार्टी का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है, मैं नहीं कह सकता। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, पार्टी जो डिसीजन करती है उसमें हम काम करते हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं लड़ रहा हूँ, पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ हूँ। वो लोग समझते हैं कि ये अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि इस बार आपको टिकट मिल जाता है बिहार विधानसभा चुनाव का, तो क्या रणनीति होगी आपकी? नहीं, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, जीत के आएँगे, भारी मतों जीत के आएँगे और जनता के साथ मिलेगा और उसके बाद जीतने के बाद काम होगा ना, जीतने के बाद रणनीति देखिए जीतने के बाद मेरा एक ही मकसद है कि आज के समय में आप बड़हरा के गाँव में जाएँगे तो काफ़ी दिक्कतें हैं, चूँकि काफ़ी बाढ़ से प्रभावित रहता है क्षेत्र। तो कैसे मैं बड़हरा को ज़ीरो से नंबर 1 पे लाऊँगा, ये मेरा प्रयास है और करना है और उसके क्राइटेरियाज़ हैं। मुझे बड़हरा के हर गाँव में हर तरह की सुविधा मुहैया कराना है। पंचायत में हमारे कृषि के लिए क्रय केंद्र होना चाहिए, बीज का व्यवस्था होना चाहिए, मिट्टी जाँच का केंद्र होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सिस्टम होनी चाहिए, लघु उद्योग होने चाहिए, छोटे-छोटे इंडस्ट्रियल लगनी चाहिए। हमें हर पंचायत में हमें खेल की बच्चों की व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे-छोटे मैदान हों, सुसज्जित हों, सारे सामान के साथ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना है, बाढ़ से मुक्ति दिलाना है, सारे सड़क को दुरुस्त करना है। आप हर जगह जा नहीं सकते। सड़क इतनी दुर्दशा है, आप कभी कायम नगर से पूरा जहाँ पर कम से 50 गाँव है कनेक्ट करते हैं। अब जाने से गाड़ी लेके नहीं जा सकते, सड़क नहीं है। तो सड़क को ठीक करना है, व्यवस्थाओं को ठीक करना है। मैं करप्शन फ्री बड़हरा बनाना चाहता हूँ। तो अभी जब आप बड़हरा में घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ की सबसे जो मूलभूत सुविधा है, जो लोगों को मिलनी चाहिए थी, अब तक नहीं मिली है, तो वो कौन-सी सुविधा है? सबसे पहले तो मूलभूत सुविधा उनको रहने के लिए सड़क नहीं जाने के लिए। सड़क की बड़ी समस्या है, रास्ते की बहुत समस्या है, रोज़गार की बहुत समस्या है चूँकि आज तक बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज नहीं है, एक ढंग का खेलने का मैदान नहीं है। तो हमें वो सब ठीक करना है। हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, बिल्डिंग बने हुए हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं हो पाई। कोई आवाज़ नहीं उठा पाए। आज भी बड़हरा है, कोई व्यक्ति मरीज़ किसी को बीमार होता है तो उसको पटना एम्स जाना है या आईजीएमएस जाना है या उधर जाना है। तो हॉस्पिटल होने के बाद भी वहाँ व्यवस्थाएँ नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं? सिस्टम सब है, लेकिन हमारे नेताओं का काम है वहाँ पर उसको निरीक्षण करना, निगरानी करना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ देखना है। तो बहुत समस्याएँ बहुत हैं। अब चूँकि जो पहले से चले आ रहे हैं लोग लगातार हैं वो जिनको देखिए मैं किसी की ऊँचाई नहीं करता। जिसको जितना समझ में आता है उतना काम करता है। मनुष्य एक ही प्रकार के होते हैं। कोई मनुष्य पंचर बनाता है और कोई मनुष्य मिसाइल बनाता है। मान लीजिए कि इस बार अगर आप जीत जाते हैं, टिकट मिल गया, आप जीत गए, तो क्या करेंगे? बड़हरा में सबसे पहले तो बड़हरा के गली हर सड़क को चौड़ीकरण करना है और सड़क को हाइट करना है क्योंकि बाढ़ नहीं आए। हमें बहुत सारे सड़क हैं जिसकी हाइट ऊँची कर देंगे तो बाढ़ की समस्या से निजात पा जाएँगे। ज़मीन डूबेगा लेकिन बाढ़ से ऊपर उठ जाएँगे। दूसरा हमें पूरा बबुरा से लेकर के और बक्सर तक हमें रिंग बांध बनवाना है गंगा नदी पे कि कटाव से मुक्ति मिले और जितना भी ज़मीन गंगा जी में गया है वो ज़मीन किसानों को वापस आ जाए। चूँकि कटाव से ज़मीन गंगा जी में चला गया है और गंगा जी जहाँ पे मूलभूत जहाँ थी वहाँ से अपनी दिशा भटक चुकी हैं। वास्तविक में चली जाती हैं लेकिन बरसात के समय में फिर वापस आ जाती है। वो काम करना है। प्लस बड़हरा में हमें पूरे एक तो कॉलेज खोलना है, हर पंचायत में मुझे खेल की व्यवस्था करानी है। हाँ, बहुत सारे समस्याएँ हैं जिसे ठीक करना है और वो ठीक कर हम लोग चूँकि एक बिज़नेसमैन आदमी है, हम लोग प्लानिंग से करते हैं, कॉर्पोरेट वाले व्यक्ति हैं। जो भी करेंगे पूरा प्लानिंग से करेंगे कि 5 साल में बड़हरा का ग्राफ यहाँ से वहाँ हो जाए। हमें बड़हरा में विधायक नौकरी के लिए नहीं बनना, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। यहाँ तक मैं भी और बात करता हूँ कि मुझे सरकार से तनख्वाह नहीं चाहिए, वो तनख्वाह जनता के काम में लगेगा। मैं जन सेवा करने आया हूँ, सैलरी लेने नहीं। मुझे सेवा करना है और मैं गर्व से कहीं जाकर कह पाऊँ कि मैं बड़हरा का रहने वाला हूँ और जनता गर्व से कहे कि हाँ बड़हरा के हम रहने वाले हैं। क्योंकि इसको सब सुविधा होगा तभी नंबर 1 बनेगा। हमें सब कुछ साधन देना। हम आज देखिए किसी को भी इंदिरा आवास की सरकार फ्री है ना, सबको आवास दे दी है, लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि हर जगह करप्शन भरा हुआ है। मुझे सबसे पहले करप्शन फ्री करना है, बड़हरा विधानसभा से करप्शन फ्री करना है। जहाँ से मुझे मौका मिलेगा करप्शन फ्री करूँगा। ये सब चीज़ योजनाएँ हैं जो जीतने के बाद बहुत सारे मन में विचार हैं जो कि हम लागू करें क्योंकि मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे अपने क्षेत्र को ठीक करना है।
जनता आप पे बहुत विश्वास करे, जिस तरीके से आप आपके क्षेत्र में जब आप पहुंचते हैं तो आपका स्वागत होता है और जनता पहुंचती है अपनी मांगों को लेकर। आपको क्या लगता है क्या कि जब आप ये चुनावी रण में उतर जाएंगे, टिकट दे देगी पार्टी, तो उस टाइम पे जनता का कैसा आपके प्रति प्रभाव रहने वाला है और आप क्या सोचते हैं उनके लिए? इस बार तो स्थिति ये है, अगर इसका मौका मिला तो चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव जनता लड़ेगी। आप खुद घूम के देख लीजिए क्षेत्र में, चुनाव मैं नहीं, जनता लड़ेगी। मुझे कहीं पोलिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अवस्था ये है क्योंकि सभी लोग पूरा एक पैर पे खड़े हैं कि भैया आप अब तो ये आवाज़ आ रही है कि आप नॉमिनेशन करिए, केवल टिकट छोड़ दीजिए पार्टी का, नॉमिनेशन करके आइए। लेकिन मैं ये नहीं कहता लोगों को, चूँकि नॉमिनेशन मुझे, चूँकि मैं किस दायित्व वाला व्यक्ति हूँ, मुझे कोई दायित्व मिलेगा तो मैं लड़ के आऊँगा और जनता चुनाव लड़ेगी और जनता जीत के आएगी। जनता बहुत त्रस्त है और जनता बदलाव चाहती है। मेरा आखिरी सवाल यही होगा सर, जनता से क्या कहेंगे? जनता से कहेंगे स्वयं बना के रखें और जब समय आएगा तो समय पर अपना मत का प्रयोग करना है। और अपना मत, सबसे पहले जनता से कहूँगा कि अपने मत को फ्री कर लें। अपना जो मत उन्होंने रजिस्ट्री कर लिया है किसी न किसी दल को, उससे बाहर निकलें। क्योंकि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्री कर लिया कि मैं आरजेडी हो गया, मैं कमल हो गया, मैं पांजा हो गया, तो ऐसा नहीं। आप अपने मत को, अपने जनता जो आपका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, आपके समाज में असली व्यक्ति जो है, उनकी पहचान करें और उसको मतदान करें, तभी समाज में काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे बीजेपी नेता अजय सिंह और आपने सुना कि किस तरीके से ये बदलाव चाहते हैं, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं। तो जनता को अब देखना है कि कैसे वो इन्हें जिताएगी और पार्टी क्या निर्णय लेती है, वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।